नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनराइज एजुकेशन पर। इससे पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला पार्ट देखा था, जिसमें कि हमने सीखा कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। चलिए आज हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो सबसे पहला रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जुड़कर संयोजित होकर, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है संयोजित होना, संयोजित होकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक अन्य पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस शब्द से ही आप परिभाषा निकाल सकते हो। योजन, योजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन, संयोजित होना। उदाहरण के लिए बिना बुझे चूने की जल से अभिक्रिया। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसकी जब हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक पदार्थ बनता है जो कि बुझा हुआ चूना होता है। बिना बुझे चूने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaO, या फिर हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ में करवाएंगे, H2O के साथ में करवाएंगे, तो एक पदार्थ बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल से अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। यह जो पदार्थ होता है इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा चूना, बुझा हुआ चूना। और ये है बिना बुझा हुआ चूना, जल से मिलकर बनता है बिना ये बुझा हुआ चूना। चूँकि यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, अतः यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। घरों में आपने देखा होगा, जो गांव में रहते हैं तो गांव में कच्ची दीवारों पर रंग करने के लिए, सफ़ेद रंग करने के लिए बाज़ार से ये चूना लेकर आते हैं, उसे पानी में भिगोते हैं पहले। जब उसका सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको दीवारों पर लगा दिया जाता है। कुछ ही दिनों में क्या होता है, बिल्कुल सफ़ेद दीवारें चमकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है बिना बुझा चूना, यह वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि वाइट होता है बिल्कुल, जिसकी वजह से दीवारों में चमक आ जाती है। इसका उपयोग देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए होता है। और जब दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इस बुझे हुए चूने के साथ में अभिक्रिया कर लेती है, और जब इसके साथ में अभिक्रिया करती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का भी यही सूत्र होता है, CaCO3। ये जो बनता है ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है, कठोर पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी की वजह से हमें दीवारें बिल्कुल सफ़ेद रंग की दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इसमें जो जल होता है वह अलग हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो यह तो थी सफ़ेदी करने की अभिक्रिया, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना जल के साथ में अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, संयोजित हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण है कार्बन का दहन। कार्बन का फॉर्मूला होता है C,
और जब हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं, तो उसके साथ में ऑक्सीजन संयुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी पदार्थ जलाया नहीं जा सकता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम देखते हैं कि मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके ऊपर अगर गिलास रख दें तो वह मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मोमबत्ती का बाहरी वातावरण से संपर्क टूट जाता है और उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह जल नहीं पाएगी। अब कार्बन को भी जलाना है तो हमें इसके साथ में ऑक्सीजन संयुक्त करनी है, और जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये, दोनों पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं। अतः यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण होता है जल का निर्माण। जल का निर्माण आप सभी जानते हैं, जल का जो फॉर्मूला होता है H2O। जल में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल अपना ऑक्सीजन का होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर जल का निर्माण करते हैं, संयुक्त होकर संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण H2O, H2 + O2 से मिलकर बनता है और बनता है H2O, जल। हाइड्रोजन, चलो इसको अभी संतुलित भी कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, यहाँ 2 है तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पर, तो अब ये संतुलित हो चुकी है। 2H2 + O2 2H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, संयोजित होकर जल का निर्माण करते हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना बनाना है। बुझाने के लिए क्या करेंगे? उसमें जल डाल देंगे। बिना बुझे चूने में जल डालने पर बन जाता है बुझा चूना। दूसरा उदाहरण है कार्बन का दहन। कार्बन को जब जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तीसरा है जल का निर्माण। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो जल बन जाएगा। यह तो थी संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में दूसरी जो अभिक्रिया है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, हमने देखा संयोजन में पदार्थ संयोजित हो जाते हैं। इसके विपरीत एक पदार्थ वियोजित भी तो हो सकता है, टूट भी तो सकता है, तो वह है वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ टूट कर या वियोजित होकर उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर, वियोजित होना यानी टूटना, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण अगर एकल पदार्थ से होता है तो हम उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजित हो जाता है। अब देखिए, कोई भी पदार्थ जब वियोजित होता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई पदार्थ है, उसे हमें वियोजित करना है, तोड़ना है, तो हमें उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। हमें उसे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी दे सकते हैं, गर्म करके। दूसरा, उसे प्रकाश के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा भी दे सकती हैं, धूप में रख दें, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। तीसरा, हम लाइट के रूप में, विद्युत के रूप में भी उसे ऊर्जा दे सकते हैं। तो तीनों प्रकार से अपने ऊर्जा वियोजन के लिए दे सकते हैं। बिना ऊर्जा ग्रहण किए कोई पदार्थ वियोजित नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेबल अवस्था में है। उसे हमें वियोजित करना है तो हमें बाहर से उसको ऊर्जा देनी होगी। अब सबसे पहले तो हम उसे ऊर्जा देंगे, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा। और जब हम उसे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देंगे और ऊष्मा को ग्रहण करके अगर वियोजित हो जाए तो हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जो है ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन। कोई पदार्थ अगर ऊष्मा को ग्रहण करके वियोजित हो जाता है
अगर कोई पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण कर वियोजित हो रहा हो तो वह वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए आयरन सल्फेट का क्रिस्टल होता है। आयरन सल्फेट, उदाहरण इसका पहला है आयरन सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन। आयरन सल्फेट को जब अपने गर्म करते हैं तो वह वियोजित हो जाता है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, सल्फेट SO4। इसको जब अपने गर्म करेंगे, तापन करने पर, गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर, तब यह वियोजित हो जाएगा। इसमें से SO3, SO4 जो है यह इसकी गैसेस बन जाएंगी और बन जाएगा आयरन का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड बनेगा। साथ ही साथ SO4 टूट जाएगा SO3 व SO2 में, दो गैसेज बनेंगी, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड 3 ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड। दो गैसेज बनेंगी, सल्फ़र के साथ में 3 ऑक्सीजन, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। संतुलित करने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं 2। अब यह अभिक्रिया संतुलित है। आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर वह आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। एक अभिकर्मक से, एक अभिकारक से देखो तीन उत्पाद बन रहे हैं, इसी से टूटकर अनेक उत्पाद बन रहे हैं, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चूँकि यह वियोजन तापन करने पर हो रहा है तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऊष्मीय वियोजन है, जो कि ऊष्मा को ग्रहण करके विभिन्न उत्पादों में टूट रहा है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है इसमें कुछ जल के अणु होते हैं। FeSO4 जो होता है इसमें 7 जल के अणु होते हैं, लेकिन जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले जल के अणु उड़ जाते हैं, तो बचता है FeSO4, इसका वियोजन हो जाता है। दूसरा उदाहरण इसका ऊष्मीय वियोजन का दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब इसे गर्म किया जाता है तब यह पदार्थ भी वियोजित हो जाता है। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम उसमें ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे, तापन करेंगे, तब वही जैसे आयरन का ऑक्साइड बना था उसी प्रकार कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा CaO। और देखिए साथ में यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, तो एक गैस बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन के मिलके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर यह 2 उत्पादों में टूट जाता है, टूट कर 2 उत्पाद बनाता है, इसलिए यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन में भी कौन सा तापन करने पर हो रहा है, ऊष्मा देने पर हो रहा है, तो हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। इसी प्रकार एक पदार्थ होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का वियोजन, इसका भी वियोजन हो जाता है जब इसे हम गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड नाइट्रेट, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3, PbNO3 2 फॉर्मूला होता है इसका। जब इसे गर्म किया जाता है तापन करने पर तो यह बन जाता है, देखिए जो धातु है इसमें उसका तो ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड PbO। यहाँ से गैसेस निकलेंगी NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन गैस। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 3 पदार्थों में वियोजित हो जाता है।
तो यह भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी NO2 और बची ऑक्सीजन। और जो भी धातु होती है सभी वियोजन में, जैसे आपने देखा था आयरन का फेरिक ऑक्साइड बना, उसके बाद में दूसरा कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड बना, वैसे ही यहाँ लेड का लेड ऑक्साइड बनेगा। इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं, ये भी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। इस प्रकार ये संतुलित हो जाएगी। संतुलित करने का तरीका मैंने बताया, वैसे ही आप इसको सारणी बना करके संतुलित करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आपके ये सारी समीकरणें संतुलित हो जाएंगी। इसके बाद में देखिए, ये थे ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण। पहला था आयरन सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन, गर्म करने पर आयरन सल्फेट वियोजित हो जाता है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह भी वियोजित हो जाता है। और लेड नाइट्रेट जो होता है यह भी गर्म करने पर वियोजित हो जाता है। ये 3 उदाहरण हमारे ऊष्मीय वियोजन के थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा देकर किस प्रकार वियोजन होता है। जब हम विद्युत ऊर्जा देकर किसी पदार्थ को वियोजित करते हैं तो उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो दूसरा हमारा जो होगा वियोजन में वैद्युत अपघटन। अपघटन, वैद्युत अपघटन। जल जो होता है ना, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल जो H2O होता है, H2O जल का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह जो अभिक्रिया होती है इसे हम कहते हैं जल का वैद्युत अपघटन। तो यही हम अभिक्रिया इसमें देखने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा जब जल को दी जाती है तो वह अपघटित हो जाता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह H2 व O2 में विभाजित हो जाता है। इसे जल का वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि हमने लिया 2H2O जल लिया, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा, इस अभिक्रिया को सुगम बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए इसमें थोड़ा H2SO4 भी डाल देते हैं। H2SO4 तनु H2SO4 डालते हैं इसमें, थोड़ा तनु H2SO4 डाल देते हैं, तब यह टूट कर बन जाता है 2H2 + O2। वही अभिक्रिया जैसे कि हमने इन दोनों को मिला करके जल बनाया था, वैसे ही इसे तोड़ करके वही अभिकारक दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, एक अभिकारक है हमारे पास में जो टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। यह वियोजन अभिक्रिया कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके संपन्न हो रही है? विद्युत धारा से, विद्युत से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको विद्युतीय वियोजन या फिर वैद्युत अपघटन, विद्युत की सहायता से होने वाला अपघटन। यह अभिक्रिया कैसे की जाती है? मान लीजिए आप अगर करना चाहें तो एक ऐसे मग लेते हैं, इसमें नीचे ऐसे छेद कर लेते हैं, थोड़े 2 छेद कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लास्टिक का एक कॉर्क लगा देते हैं और इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं ऐसे, और इन इलेक्ट्रोडों से आगे हम बैटरी को संयोजित कर देते हैं ताकि हम इसे करंट दे पाएँ। प्लस माइनस। अब इस मग में हम जल भर देंगे। जल भरने के बाद में इसमें थोड़ा सा तनु H2SO4 डाल देंगे। ये हमारा है मग, इसमें ये जल डाला हुआ है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके इसमें। अब इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर ऐसे 2 परख नली रख देंगे, ऊपर से परख नलियों को हम रख देंगे
परख नलियों को रख देंगे ताकि इसमें जो गैस निकलेगी इसमें एकत्रित हो सके। थोड़ा इसमें H2SO4 डाल देंगे जल में, तनु H2SO4। अब जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो एक में तो H2 और दूसरे में O2 गैस प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होगी। इस प्रकार देखिए जल दो उत्पादों में विभक्त हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यह अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया है। विद्युतीय वियोजन की यही अभिक्रिया हमें देखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके किस प्रकार वियोजन अभिक्रिया होती है। जब प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके कोई वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है, अतः हम वह कहेंगे कि यह प्रकाशीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन। जब कोई पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके वियोजित होता है, जब कोई पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर वियोजित होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जब कोई पदार्थ प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके वियोजित होता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन का एक उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ होता है का वियोजन। सिल्वर क्लोराइड जैसे ही हम उसे प्रकाश में रखते हैं तो वह वियोजित हो जाता है। सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag क्लोराइड AgCl। अब जैसे ही हम इसे प्रकाश में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, तो यह टूट जाएगा, एक बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। संतुलित कर देते हैं। इस प्रकार से एक पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वियोजित हो रहा है तो हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन है। इसी प्रकार से एक पदार्थ होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। सिल्वर ब्रोमाइड एक पदार्थ होता है, उसे भी जब हम प्रकाश में रखेंगे तो वह भी वियोजित हो जाएगा, वियोजित होकर के टूट जाएगा। मान लीजिए सिल्वर Ag, ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। इसका वियोजन होगा सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, टूट जाएगा Ag और ब्रोमाइड में, ब्रोमीन में Br2। इसे भी संतुलित कर देंगे। आप इसे सारणी बनाकर संतुलित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था। सीधा आप संतुलित करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो यह ध्यान रखें। यह जो अभिक्रिया है इसका उपयोग पहले श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता था। रंगीन फ़ोटो बनती है अभी, तो पहले सफ़ेद वाइट, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो बनती थी ना, वो जो कैमरा होता था उसमें ये अभिक्रिया का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। पहले पट्टी सी होती थी इस प्रकार से, एक ऐसे सिक्का आपने देखी होगी घर में, कहीं आपको देखने को मिल सकती है ऐसी। इनके बीच में यहाँ फ़ोटो वगैरह ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो छपी होती थी। इसके ऊपर AgBr इस प्रकार से लगा हुआ होता था। अब जैसे ही पिक्चर क्लिक करता तो कैमरे का शटर खुलता और सामने जो प्रकाश होता है इस पर पड़ता, तो क्या होता था, ये जो AgBr इसके ऊपर लगा था, Ag और Br2 में टूट जाता, ब्रोमीन गैस उड़ जाती इसके ऊपर। उस जैसा जैसा सामने प्रकाश है वैसे वैसे इसके ऊपर धब्बे पड़ जाते, तो वो चित्र बन जाता था। तो आप सीधा सीधा इतना ही याद रखना है आपको, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है।
यह जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो यह तो थे अपने वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। वियोजन अभिक्रिया कोई भी पदार्थ जब वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा अगर ऊष्मा के रूप में ग्रहण करता है तो हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में हमने देखा आयरन सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन और लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन। उसके बाद में अगर विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती तो हम कहते हैं कि विद्युत अपघटन हो रहा है, जिसमें कि हमने जल का विद्युत अपघटन किया। जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसके बाद में हमने देखा प्रकाशीय वियोजन के बारे में। प्रकाश की ऊर्जा को जब ग्रहण करके कोई पदार्थ वियोजित होता है तो हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन के भी दो उदाहरण हो सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया होती है इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में। अगली हमारे पास में अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया की क्या परिभाषा होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ की जगह आप लिख सकते हो तत्व भी लिख सकते हो, तत्व, एक तत्व। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे अधिक अभिक्रियाशील तत्वों द्वारा उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व द्वारा उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। अब कोई अन्य उसके यौगिक से विस्थापित करेगा तो उससे तो ज़्यादा ताकतवर होगा ना, उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्वों द्वारा विस्थापित हो जाएगा। उदाहरण से समझेंगे कैसे? उदाहरण के लिए एक आयरन है मान लीजिए Fe और ये जाता है CuSO4 के साथ में। कॉपर है सल्फेट के साथ में बंध बना के बैठा है, लेकिन ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इससे ज़्यादा पैसे वाला समझ लो आप। कॉपर अपना बड़ी SO4 के साथ में ज़िंदगी बिता रहा था, साथ में दोनों बैठे थे बढ़िया अच्छे से, लेकिन ये ज़्यादा पैसे वाला आता है। SO4 कहती है अरे वाह ज़्यादा पैसे वाला है, इसको छोड़ देगी, इसको धकेल देगा, ये इसको विस्थापित कर देगा। देखिए किस प्रकार से Fe जहाँ अब कॉपर बैठा था SO4 के साथ में, कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व, तो ये SO4 जाएगी इसके पास में कि तू ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, आई लाइक यू, इसको पसंद करना छोड़ देगा। तो ये Fe जो आया है SO4 इसके साथ में मिल जाएगी, ये लो कॉपर को दगा दे गई क्योंकि कॉपर के पास में कम पैसे हैं। ये लीजिए कॉपर हो गया अलग। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अधिक अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व आउट, अधिक अभिक्रियाशील तत्व इन, SO4 के साथ में जुड़ जाएगा। यही तो अपनी परिभाषा थी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा, एक तत्व यह है दूसरे अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाएगा। जहाँ Cu बैठा था वहाँ उसको धक्का दे के अलग कर दिया, यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील तत्व आ गया, विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह तो था
आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन। जिंक भी इस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा, अगर जिंक आ जाता है, जिंक और CuSO4 में डाल दिए अपने इसको, तब यह जिंक भी कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर को विस्थापित कर देगा तो कॉपर वाली जगह पर हम लगा देंगे जिंक। कॉपर वाली जगह पर SO4 के साथ में कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा, और ये कॉपर बेचारा आउट। विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से एक और होता है उदाहरण, लेड जो होता है, लेड, ये कॉपर क्लोराइड में डालने पर कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्लोराइड के साथ में आ जाएगा लेड, PbCl2, और कॉपर फिर आउट। तो यह तो थे विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर की जगह पर जिंक आ जाएगा, सल्फेट के साथ में जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर फिर अलग हो जाएगा। लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो लेड क्लोराइड बनेगा, कॉपर की जगह लेड आ जाएगा और कॉपर बेचारा फिर अलग हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया के 3 मुख्य उदाहरण। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को। अगली जो हमारे पास में अभिक्रिया है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। दो तत्व आयन जो होते हैं आपस में विस्थापित हो जाते हैं, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं द्विविस्थापन। उदाहरण से समझ में आएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम सल्फेट का विलयन होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट के विलयन में, विलयन को लिखेंगे एक्वस से, में मिलाते हैं हम बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड का विलयन एक्वस। इन दोनों विलयनों को मिलाने पर इनमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर यह सल्फेट और यह क्लोरीन, ये दोनों इसके आयन हैं। इन आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ये क्लोरीन आयन तो चला जाएगा इस सोडियम के पास में और ये सल्फेट आयन चला जाएगा इस बेरियम के पास में। क्लोरीन आयन इधर और सल्फेट आयन इधर। इन दोनों आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाएगा। किस प्रकार से देखिए, Na के पास में तो आ जाएगा ये, Ba के पास में लगा हुआ है जो Cl, NaCl, ये भी विलयन में घुलनशील नमक का सूत्र होता है। प्लस बनेगा हमारे पास में इस बेरियम के पास में जो SO4 था, ये आ जाएगा बेरियम सल्फेट, और इसका अवक्षेप होता है, नीचे बैठ जाता है, सॉलिड हो जाता है, ये इसका अवक्षेप बन जाता है बेरियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 के साथ में अभिक्रिया होती है तो इनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इस सोडियम के साथ में तो ये क्लोरीन आ जाता है यहाँ पर, तो सोडियम NaCl बन जाएगा और ये SO4 चला जाएगा यहाँ पर Ba के साथ में, बेरियम के साथ में, बेरियम के साथ में SO4।
इस प्रकार से ये दो तत्व बनते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार आयन आपस में आदान प्रदान हो रहे हैं। तो यह अभिक्रिया एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तब भी यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 इसकी अभिक्रिया पोटेशियम और आयोडाइड के साथ में करवाने पर। अब यहाँ पर ये जो होता है लेड नाइट्रेट, ये विलयन के रूप में होता है, अतः हम इसका मार्क लगा देते हैं एक्वस। लेड नाइट्रेट का विलयन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर यहाँ पर ये जो सेकंड वाले तत्व हैं, ये इसके सेकंड वाले तत्व, यहाँ पर इसके आयन हैं, इन आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। लेड के पास में क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेड Pb, ये NO3 तो हट जाएगा, इससे NO2 हट जाएगा, और लेड के साथ में आ जाएगा ये आई, PbI2। लेड आयोडाइड प्लस बनेगा यह पोटेशियम, पोटेशियम के साथ में आ जाएगा NO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसे संतुलित कर देते हैं, 2Ki 2KNO3। अभी ये संतुलित है मेरे ख्याल से, हाँ संतुलित, ये संतुलित हो चुकी है। यहाँ पर भी देखिए लेड नाइट्रेट की जब पोटेशियम आयोडाइड से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो लेड आयोडाइड एवं पोटेशियम नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है यह भी विलयन के रूप में होता है, जबकि लेड आयोडाइड जो होता है यह अवक्षेप बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। अवक्षेप यानी तली में बैठ जाता है नीचे, पीले रंग का अवक्षेप होता है, ये पीला अवक्षेप। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दो उदाहरण है सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट की जो बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो इन आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है और इस प्रकार यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये आयन यहाँ आ जाएगा और ये आयन यहाँ चला जाएगा, विस्थापित हो जाएंगे, आदान प्रदान हो जाएगा। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई हमारी। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में। अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया के विषय में अब हम पढ़ेंगे, यह कैसी अभिक्रिया होती है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन निकलती हो या ऑक्सीजन जुड़ रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कॉपर की हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएं, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में से कॉपर को गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ में जुड़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड बनता है CuO। संतुलित कर दिया जाए इसे। कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है, गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ में जुड़ जाता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है कॉपर के साथ में। इस परिभाषा को यह संतुष्ट कर रहा है,
यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। परिभाषा में कह रहा है ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, तो योग हो रहा है। यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। या फिर हाइड्रोजन निकल रही हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तब भी हम उसे उपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे। उपचयन अभिक्रिया के बाद में है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया उपचयन की जस्ट ऑपोजिट होती है, विपरीत होती है। इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास उपचयन में ऑक्सीजन का योग, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और अथवा हाइड्रोजन का योग हो, ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए CuO जो होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, इसकी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें और गर्म करें तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल के हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाती है। हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगी, H2 के साथ में O जुड़ेगा तो जल बन जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इससे निकल रही है कॉपर ऑक्साइड से, तो यह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है उपचयन में, और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकलती है। उपचयन जो होती है इसमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो सकता है। ऑक्सीजन का योग लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास भी हो सकता है, हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन निकल सकती है, तब भी उसको बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया हो रही है। और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन का योग हो सकता है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही हो तब हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन हट रही हो हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया उपचयन तथा अपचयन होती है। कई बार ये दोनों अभिक्रियाएं एक समीकरण में एक साथ ही हो रही होती हैं। उदाहरण के लिए यह एक समीकरण है जिसमें कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ भी रही है। दोनों उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। यह जो समीकरण होगी यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो अगली जो अभिक्रिया है वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हों, इसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ हों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए अभी जो हमने अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देखा था, कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाने पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर हो रहा है अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है कॉपर में,
और जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वह होता है उपचयन। तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है जल में, हाइड्रोजन से जल बन रहा है ऑक्सीजन जुड़ करके। और कॉपर ऑक्साइड जो है इसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, कॉपर बन रहा है। तो यह तो पहला उदाहरण हुआ। इसी प्रकार मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड H2O तथा Cl2 बनता है। मैग्नीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने पर मैग्नीज क्लोराइड H2O और क्लोरीन गैस बनती है। संतुलित कर दिए इसे। अब देखिए मैग्नीज ऑक्साइड जो है, इस मैग्नीज के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन हट रही है, क्लोरीन जुड़ रही है। मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, तो मैग्नीज ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटना, अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है मैग्नीज ऑक्साइड से, ऑक्सीजन हट रही है, मैग्नीज के साथ में क्लोरीन जुड़ रही है, ऑक्सीजन हट रही है। और HCl जो है, HCl से बन रहा है Cl2, हाइड्रोजन हट रही है इसमें हाइड्रोजन हट रही है HCl से। तो HCl का हो रहा है यहाँ पर उपचयन। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है HCl से, हाइड्रोजन हट करके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है और क्लोरीन अलग हो रही है। हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है, हाइड्रोजन का हटना उपचयन। इसका उल्टा ऑक्सीजन जुड़ रही होती तो तब भी उपचयन। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। HCl से हाइड्रोजन हट रही है तो यह एक उपचयन अभिक्रिया हो रही है। मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, इसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का हटना जो होता है अपचयन होता है और हाइड्रोजन का हटना उपचयन होता है। दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा तब जा कर के याद होगा ये। तो यह तो थी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद में हम अगली अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वह है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ ऐसा पदार्थ जो विलयन में मिलता नहीं है, अविलेय होता है, नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप जिसे कहते हैं हम, अवक्षेप नीचे तली में बैठ जाता है, अविलेय होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप यानी अविलेय पदार्थ जो विलयन में मिलता नहीं है जबकि उस विलयन के नीचे बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं कि वह अवक्षेपण अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने जो भी उदाहरण पढ़े थे वह दोनों ही अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। सबसे पहले हमने उदाहरण देखा था, इसमें उदाहरण अगर हम देखें वही द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ में करवाने पर सोडियम सल्फेट का यहाँ पर विलयन लेते हैं एक्वस, सोडियम सल्फेट का विलयन और बेरियम क्लोराइड का भी विलयन। दोनों विलयनों को जब हम मिलाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने यही देखा था, इन्हीं दोनों की अभिक्रिया करवाई थी, तो हमें प्राप्त हुआ था कि ये द्विविस्थापित, ये जो होते हैं आयन विस्थापित हो जाते हैं, बनता है NaCl
इसका तो क्या कहते हैं विलयन ही रहता है। और साथ ही साथ बनता है बेरियम के साथ में BaSO4, यह बनता है सॉलिड। BaSO4 का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है, यह नीचे तली में बैठ जाता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक अवक्षेप बन रहा है बेरियम सल्फेट का। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण भी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अवक्षेप को हम लिखेंगे S से। सॉलिड होता है, नीचे तली में बैठ जाता है, ना विलयन होता है ना ये द्रव होता है, कठोर पदार्थ होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है, सॉलिड होता है बेरियम सल्फेट। अगला हमने उदाहरण देखा था लेड नाइट्रेट के साथ में PbNO3 के साथ में पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट के साथ में पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब होती है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। I जो होता है लेड के साथ में लग जाता है PbI, और साथ ही साथ पोटेशियम के साथ में NO3 KNO3। लेड आयोडाइड ये है, ये यहाँ पर अवक्षेप बनता है, इसका बनता है अवक्षेप और पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप। द्विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण यह था, यही अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट, द्विस्थापन अभिक्रिया साथ ही साथ अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, नीचे तली में बैठ जाता है। ये हम विलयन लेते हैं, विलयनों को मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये हमारे पास में एक्वस विलयन है। इस विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन जब मिलाएंगे तो लेड आयोडाइड का हमें अवक्षेप मिलेगा, पीला अवक्षेप होगा, अवक्षेप होगा तो सॉलिड होगा, और ये विलयन, यहाँ पर हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। दोनों उदाहरण हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरणों को इसमें लिखेंगे, दोनों में ही अवक्षेप बनता है। इसके बाद में ये हमारी अभिक्रियाएँ ख़त्म हुई हैं। अब दो अभिक्रियाएँ बची हैं, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएँ। ऐसी अभिक्रियाएँ कुछ में ऊष्मा उत्पन्न होती है और कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा का ह्रास होता है। तो ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ऊष्मा के आधार पर पहला होगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, तो वह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं हैं, आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दहन की जितनी भी, कार्बन का दहन ले लीजिए, मीथेन का दहन लीजिए, किसी भी का दहन करेंगे तो उसमें से हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। जब आग जलाएंगे तो उसमें गर्मी उत्पन्न होगी ही होगी, सिंपल सी बात है। तो ऊष्माक्षेपी में जितनी भी दहन की अभिक्रियाएँ हैं सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। उदाहरण के लिए हम मीथेन का दहन ले लेते हैं। पहला है मीथेन का दहन। मीथेन गैस होती है, फॉर्मूला होता है CH4। जब किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का योग होता है। पहले भी बताया था आपको, दहन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन जुड़ेगी। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दो पदार्थ हैं, कार्बन का भी दहन होगा और हाइड्रोजन का भी दहन होगा। कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा CO2, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है CO2 बनता है। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा H2O। और किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगी, हम लिखेंगे कि ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसे संतुलित कर देते हैं।
मीथेन का दहन। इसके बाद में इसका दूसरा उदाहरण है श्वसन। श्वसन की अभिक्रिया जो होती है वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आप जानते हैं जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। उस ग्लूकोज का जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। और जब श्वास लेते हैं, श्वास के फलस्वरूप हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उस ऑक्सीजन का योग इसमें होता है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन का योग होता है। यह श्वसन की अभिक्रिया है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का जुड़ना। यह अभिक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ग्लूकोज में देखिए, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा? CO2। कार्बन का साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी CO2। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो H2O। उसके बाद में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर इसे संतुलित कर देते हैं। संतुलित हो गई तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद में शाक सब्जियों का विघटन। शाक सब्जियों का विघटन जो होता है वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब कोई पदार्थ विघटित होता है, जैसे खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म हो जाती है खाद। शाक सब्जियां अगर आप शाम को छोड़ दें, सुबह उसके हाथ लगा के देखें तो वो गर्म होती हैं। विघटित होते समय शाक सब्जियां गर्म हो जाती हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। तो शाक सब्जियों का विघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारे जो श्वसन की अभिक्रिया होती है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे बॉडी में यह अभिक्रिया होती है। किसी भी प्रकार के दहन की जो अभिक्रिया है, जैसे मीथेन का हम दहन करें तो वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न न हो, अवशोषित की जाए, उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगला प्रकार हमारा हो जाएगा ऊष्माशोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, अर्थात ऊष्मा ग्रहण की जाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा का ह्रास होता है, हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का अवशोषण होता है, बाहरी वातावरण से अवशोषण हो सकता है हमें आग जला करके या तापमान दें उससे अवशोषण हो। तो अपने ऊष्मीय वियोजन की जो अभिक्रियाएँ पड़ी थी, जिसमें कि हम बाहर से टेम्परेचर दे रहे थे और पदार्थ वियोजित हो रहा था। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ये जो अभिक्रियाएँ बाहर से टेम्परेचर उनको देना पड़ता है और उस टेम्परेचर को ग्रहण करके अवशोषित करके वे टूट जाती हैं, वियोजित हो जाती हैं। तो वह जो उदाहरण है वह सभी ऊष्माशोषी के उदाहरण हैं। तो उदाहरण के लिए आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे कि AgCl हमने देखा था। AgCl का प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब देते हैं AgCl पर तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। Ag और Cl2 में टूट जाता है। अब ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इसी प्रकार CaCO3 का हमने देखा था, तापमान गर्म करने पर CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। अब गर्म करते हैं तो ये जो गर्मी दे रहे हैं, इसको जो तापमान दे रहे हैं उसको ये ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन के जो उदाहरण हैं वही उदाहरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होंगे।
बस परिभाषा ये हो जाएगी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, अर्थात ऊष्मा ग्रहण की जाती है बाहरी सोर्स के द्वारा, और ऊष्मा क्षेपी में अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास लगातार घटित होती रहती हैं। इनमें से दो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, संक्षारण एवं विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कोई भी लोहे की वस्तु, तांबे की वस्तु, ये सब बाहरी वातावरण में क्या है, संक्षारित होने लग जाती हैं, अपघटित होने लग जाती हैं। लोहे पर जंग लगने लग जाता है, तांबे की वस्तु पर परत चढ़ने लग जाती है हरे रंग की, खाने की वस्तुएं जैसे होती हैं कुछ, वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहले तो है, हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता, विकृत का मतलब होता है बिगड़ जाना, विकृत हो जाना। गंध का मतलब होता है गंध, खुशबू, बदबू, ये सब गंध होती है। तो गंध का विकृत हो जाना विकृत गंधिता। और किसकी गंध विकृत होगी? खाने वाले पदार्थों की। खाने वाले पदार्थ को अपने रखेंगे तो वह ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेगा, ऑक्साइड बन जाएगा, और उसकी वजह से क्या है, वो जो भोज्य पदार्थ होगा विकृत गंधी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो विकृत गंधिता, खाने योग्य पदार्थों के वायु में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया कर खराब हो जाना, खाने योग्य पदार्थों का वायु में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया कर खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप उस खाद्य पदार्थ में से अलग गंध, दुर्गंध आने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ से दुर्गंध आने लगती है। यह मुख्यतः ऑक्सीजन के उपलब्ध होने की वजह से, ऑक्सीजन से जो भोज्य पदार्थ अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और किसी भोज्य पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है तो वह पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। इसे रोकने के लिए जैसे चिप्स की थैलियाँ हो गई, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। रोकने के उपाय, चिप्स की आपने थैलियाँ देखी होंगी, हवा भरी होती है, उनमें वह हवा होती है नाइट्रोजन गैस, एक अक्रिय गैस है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है, भोजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन संयुक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस भरी होगी। तो वो जो चिप्स होगी लंबे समय तक सुरक्षित रह जाएगी। इसके बाद खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी आप खाद्य सामग्री लेते हैं उसके पीछे लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए, एंटीऑक्सीडेंट्स डालकर। अभी ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, भोजन के ऑक्सीकरण को रोक देते हैं, ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही भोज्य पदार्थ खराब होता है, तो भोज्य पदार्थ खराब नहीं होगा।
तो ये तो थी भोजन की बात। भोजन अगर ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, विकृत गंधी हो जाता है, खराब हो जाता है, और इस सब विक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। संक्षारण, जिस प्रकार भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है तो कुछ धातुएं भी ऐसी होती हैं जो बाहरी वातावरण में उपस्थित कारकों जैसे जल हो गया, वायु, अन्य गैसें, इन सब पदार्थों से अभिक्रिया करके संक्षारित होना शुरू हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे कि लोहा अगर बाहरी वातावरण में पड़ा रहे तो क्या है, उस लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाती है, उसे हम कहेंगे कि लोहे का संक्षारण शुरू हो चुका है। कॉपर, तांबे का संक्षारण हो सकता है। तो कई प्रकार की धातुएं जो संक्षारित होती हैं, खराब होती हैं, विघटित होती हैं। धातुओं का बाहरी वायुमंडलीय कारकों, जल, वायु आदि से संपर्क में आकर संक्षारित होना संक्षारण कहलाता है। आदि के संपर्क में आकर संक्षारित होना संक्षारण कहलाता है। किसी अम्लीय पदार्थ के संपर्क में भी धातु आकर संक्षारित हो सकती है। क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आकर, जल के संपर्क में आकर, वायु में उपस्थित किसी गैस के संपर्क में आकर धातुएं संक्षारित हो सकती हैं। उन पर किसी अन्य पदार्थ की परत चढ़ सकती है, उन्हें डैमेज हो सकता है, तो वह जो होगा संक्षारण के अंतर्गत आएगा। अब संक्षारण से बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस कर दिया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस या फिर रंग की परत चढ़ाकर, या तो रंग कर दिया जाता है या फिर उन पर ग्रीस कर दिया जाता है, जिससे कि वो नमी के संपर्क में नहीं आती है। किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर भी रोका जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में धातु तांबा है जो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑक्साइड बनाएगा, तो आप उस पर किसी अन्य पदार्थ की परत चढ़ा दीजिए। तो अन्य धातु की परत चढ़ाकर जैसे कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि वह संक्षारित न हो। तो यहाँ पर संक्षारण को बचाने के लिए हम उस पर ग्रीस या रंग की परत चढ़ा सकते हैं। अन्य धातु की परत भी चढ़ाई जा सकती है, जिससे कि संक्षारण से बचाव हो जाए। तो हमारा चैप्टर में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पाठ के क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।